स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी टेट दिसंबर 2024 के लिए पेपर 2 एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस जो सी टेट में पूछे जा रहे हैं भाई, जितने भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्लस उसके साथ में जो रीजंस दिए जाते हैं A+R वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू पैटर्न है भाई सी टेट का, जिसमें क्वेश्चन को काफी ज्यादा लेंथी किया गया है। जो टॉपिक है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और डिटेल नॉलेज अगर आपको होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे इन क्वेश्चंस का। तो वही क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी यूजफुल सेशन रहेगा आप सभी लोगों के लिए जो लोग भी पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और प्रिपरेशंस के लिए कंटेंट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्लास नंबर 2 है, प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो शिक्षा फॉर नौकरी को। पेपर नंबर 2 के लिए हम बात करें भाई, न्यू पैटर्न का मतलब क्या है। देखो, इसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं प्लस जिसमें रीजंस दिए होते हैं। उसमें से आपको दोनों ऑप्शंस को पढ़ना होता है, उनकी एक्सप्लेनेशन को देखना होता है, दोनों को देखना होता है क्या दोनों सही है दोनों गलत है, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। असर्शन बोलता है, क्वेश्चन नंबर ए बोलता है, हरित क्रांति ने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसका एक रीजन आर दिया गया है। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों और उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ा। तो आपको बताना है कि रीजन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो ऑप्शन आपको चूज करने। इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन जो है सीटेट अपने इंक्लूड कर रहा है अपने न्यू पैटर्न पर। अपने प्रीवियस ईयर के अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं PYQ क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो वहां से ही उन्हीं पैटर्न्स पर बेस में क्वेश्चंस को लेके आए, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी और सारे टॉपिक्स भी क्लियर होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, काफी यूजफुल सेशन रहेगा। यहाँ पर पूछा गया, तो देखो हरित क्रांति क्या था। 1960 में हरित क्रांति आया था। 1960 में हरित क्रांति भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था भाई। और हरित क्रांति लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी भारत में कृषि उत्पादन के को बढ़ाया जाए, किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। एग्रीकल्चर में, कृषि में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके न्यू इनोवेशंस को लाकर कृषि को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हरित क्रांति के दौरान जितने भी रासायनिक उर्वरक और उन्नत बीजों का उपयोग भी बढ़ा था। तो स्टेट रीजन आर भी सही है और असर्शन ए भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। हरित क्रांति का जो क्या है मुख्य उद्देश्य जो है उत्पादन को बढ़ाना था, कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जब फसल आपकी अच्छी होगी। और फसल को अच्छा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बीज की क्वालिटी। जो बीज होते हैं जब वो आपके अच्छे होंगे, उसके साथ साथ उसमें उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स का अच्छा इस्तेमाल होगा, तो भाई आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट ए और आर जो है दोनों जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। अब रीजन आर क्या बोलता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होता। तो क्या ये स्टेटमेंट ए सही है या आर जो है स्टेटमेंट ए की सही व्याख्या करता है, बस ये आपको बताना है। तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए क्या बोलता है, ए और आर जो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो, तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है। अब रीजन की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है भाई, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भाई राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, समान रूप से व्यवहार करना ही क्या है भाई, धर्मनिरपेक्षता है। तो यही बोला गया है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और समान रूप से आपको समान व्यवहार प्रदर्शित करना ही धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 3rd। सिंधु घाटी से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से प्रश्न जो है एसएसटी में बनता ही है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लिंक ऊपर लगा दूंगा, थ्योरी चैप्टर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर, पॉइंट वाइज मैंने डिस्कस किया है, इजीली आप उसको समझ सकते हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण मोहनजोदड़ो था। अब मोहनजोदड़ो क्या था भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट क्या था भाई, सिटी था, एक इंपॉर्टेंट शहर था, इंपॉर्टेंट सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसकी जब खुदाई हुई तो उसमें जो नगर निकला, तो उसमें एक नगर का नाम क्या था, एक साइट का नाम क्या था, मोहनजोदड़ो था। तो ये क्या था, एक अच्छा उदाहरण था। बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो में नल जल निकासी और सीवर सिस्टम अत्यधिक विकसित थे। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपने थ्योरी चैप्टर पढ़ा होगा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इनका आर्कियोलॉजिकल जितना भी एरिया था, यानी कि इनका आर्किटेक्चर जो था,
तो वो बहुत दुरुस्त था भाई, बहुत बढ़िया था, बिल्कुल आज की तरह मॉडर्न था। आज भी इतने अच्छे सिटी डेवलप नहीं है हमारे भारत के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय डिजाइन किए गए थे। इनका वाटर सिस्टम बहुत अच्छा था, यानी कि जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, रोड सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, ठीक है, मार्केट के लिए अलग स्थान दिया गया था। तो काफी सारी चीजों को इन्होंने व्यवस्थित किया था जब सिंधु घाटी सभ्यता बनी थी। तो स्टेटमेंट जो है हमारे पास जो है ए इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा कि असर्शन ए और रीजन आर दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो में जो है जल निकासी होती थी, सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ था, और एक ये प्रमुख नगर माना जाता है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का। उस समय जो है बहुत अच्छी जो नगर की व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की गई थी, डेवलप करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 का विद्रोह एक पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया। अब रीजन देख लेते हैं क्या सही है। 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय राजा और रियासतें शामिल थी। तो देखो 1857 1857 की क्रांति पर बेस्ड थ्योरी चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हार्ड नहीं है। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 का विद्रोह पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम था। क्या ये पूर्ण था या नहीं था, ये एक सोचने वाली बात है भाई। तो देखो राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट उत्तर होगा कि ए तो हमारा सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, ना ही व्याख्या करता है ना ही वो सही स्टेटमेंट है जो रीजन आर दिया है। 1857 की क्रांति में भारतीय राजा और रियासतें शामिल नहीं थी। अगर ऐसा होता तो 1857 की क्रांति में हम विजय प्राप्त कर लेते। उस समय पर जो भारतीय राजा थे और जो रियासतें थी वो इस क्रांति में शामिल नहीं थी, पूर्ण सहयोग नहीं मिला इन रियासतों का 1857 की जब क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसी वजह से जो 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से समर्थन में नहीं था भारतीय राजाओं के। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए तो सही है लेकिन रीजन आर जो है वो गलत है, ना ही ए की व्याख्या करता है। तो इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर सी के लिए क्लिक किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन आएगा 5 असर्शन बेस्ड। अब देखो लॉर्ड वाइसराय के बारे में बात की है, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, इस पर बेस्ड मैंने एक थ्योरी चैप्टर कराया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट और डिटेल में थ्योरी चैप्टर है। कब कब भारत में कौन कौन से वॉइसरॉय आए, कौन कौन किसने क्या क्या कौन सी नीतियां लागू करी, कौन से ईयर में आए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉर्ड वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, स्टेटमेंट असर्शन में दिया गया। अब रीजन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य बंगाल के हिंदू और मुसलमानों समुदायों के बीच में वैनस्य पैदा करना था। तो क्या ये रीजन सही है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो देखो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कौन से ईयर में किया था? 1905 में किया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, बंगाल का विभाजन की अगर बात करें तो 1905 में कौन थे वॉइसरॉय हमारे उस समय पर? लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने बंगाल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यानी कि विभाजन किया था। ईयर था हमारा 1909, ठीक है भाई। अब इसका उद्देश्य क्या था भाई? हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जितने भी समुदाय के बीच में विभाजन को पैदा करना था। यही तो मुख्य कारण था, जो हिंदू और मुसलमानों में विभाजन कराने के लिए ही क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का पार्टीशन किया गया था, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता क्या होता भाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है कमजोर किया जा सके। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने यह नीति को लगाया था 1905 में कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर विद्रोह कर देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या होता भाई, विद्रोह बहुत ज्यादा तेज हो जाता और ब्रिटिश सरकार को भारत से जाना पड़ता। तो यहाँ पर वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन ही करा दिया, हिंदुओं को एक तरफ कर दिया, हिंदू मुस्लिम करवा दी, जिससे कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन या कोई विद्रोह ना करें। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन 6 बोलता है, गांधी इरविन समझौता, असर्शन ए में बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। अब रीजन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने पर सहमति व्यक्त की थी। तो क्या ये रीजन आर सही है या ए सही है? देखो क्वेश्चन में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, सीधा सीधा ये नहीं पूछा गया कि भाई गांधी इरविन समझौता में क्या था या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा, 4 ऑप्शन नहीं रखे। इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। आपको डिटेल्ड पता होगी, आपको थ्योरी पता होगी, तभी आप आंसर कर पाओगे इस तरीके के प्रश्नों का। तो आपको पता होना चाहिए भाई गांधी इरविन समझौता जो है कौन से ईयर में हुआ था। अगर गांधी इरविन समझौते की बात करें तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इसमें क्या था भाई, जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको समाप्त करने के और कैदियों को रिहा करने की सहमति हुई थी। जो
देखो जो सहभाग्य अवज्ञा आंदोलन चला था गांधी जी के द्वारा, तो उसमें ये हुआ था कि जो आंदोलन था गांधी इरविन समझौते में क्या था, सहभाग्य अवज्ञा आंदोलन को पहले तो समाप्त करने की बात हो गई थी, उसके बाद में कैदियों को रिहा करने की अनुमति और सहमति हो गई थी, लेकिन इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का कोई भी उल्लेख जो है नहीं किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता पर तो गांधी इरविन समझौते पर अगर बात होती तो हमें जो आजादी है वो इतनी लेट नहीं मिलती, 1931 1932 में ही मिल जाती, लेकिन ऐसा पूर्ण स्वतंत्रता पर सहमति नहीं हुई थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, असर्शन तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है, रीजन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ कि गांधी इरविन समझौता 1931 में आया था और एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण सहमति देने के लिए, पूर्ण सहमति नहीं दी थी, इन्होंने कहा था सहभाग्य अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था और जो कुछ कैदी थे उनको रिहा करने की समझौता किया गया था। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, यह सेक्शन ए में बोला गया है। रीजन दिया गया है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को एक समाजवादी राज्य बनाना था। तो क्या ये सही है या नहीं है, ये देखते हैं भाई हम। अब देखो, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन आर क्या है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को एक समाजवादी राज्य बनाना था, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट, लेकिन जो आर वाला जो रीजन है ये ऑप्शन नंबर ए की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रीजन आर को देखो तो रीजन आर जो है स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो आर है वो ऑप्शन नंबर ए की, स्टेटमेंट नंबर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्या बोला गया, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाजवादी राज्य बनाना था, हाँ सही है, लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट से इसका लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया 7 के लिए, कि संपूर्ण जो क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। कौन से ईयर में किया था ये भी पूछ सकते हैं आपसे, 1974 में किया था, तो इसको नोट डाउन कर लेना। इसका उद्देश्य मुख्य क्या था कि भाई जो भ्रष्टाचार है देश में, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया, पुअर्टी हो गई यानी कि गरीबी हो गई, पुअर्टी हो गई, गरीबी पर मेन टारगेट किया गया था, ठीक है, और अशिक्षा, इलिटरेसी थी, अशिक्षा जैसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का को स्टार्ट किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, अगर हम बात करें समाजवाद का, इसका एक भाग था, लेकिन यह मुख्य उद्देश्य नहीं था, ये रीजंस थे, ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे कि बी क्या बोलता है, रीजन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन असर्शन ए और आर दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में, पानीपत की तीसरी लड़ाई, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, ये असर्शन ए में बोला गया है भाई। रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मराठा सेना की रणनीति कमजोरियों और सही नेतृत्व के अभाव के कारण यह हार हुई। अब हम इस पर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि भाई पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, सही बात है भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, तो ये बिल्कुल सही है। और ये कब हुआ था भाई, 1761 में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, और अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, 1761 की बात है। मराठा सेना की रणनीति जो है कमजोर थी, इसमें बिल्कुल सही बात है, और सही नेतृत्व के अभाव के कारण यह हार हुई थी, तो रीजन आर जो है ए को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, आर भी सही है, ए भी सही है, और आर ए की जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। याद रखना, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 1761 में हुई थी। रीजन क्या था, कमजोर रणनीति मराठों की और सही नेतृत्व के अभाव के कारण इस लड़ाई का सामना करना पड़ा था मराठों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, असर्शन ए बोलता है भारतीय संविधान में विशेष राज्य दर्जा जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, तो स्टेटमेंट तो सही है भाई, आपको पता है धारा 370, असर्शन ए तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, रीजन आर के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोला गया, अनुच्छेद 370 को भारतीय संसद बिना किसी राज्य की सहमति के हटा सकती थी, बिल्कुल नहीं भाई। आपने देखा कि भाई ये 2019-20 के आसपास में ये आर्टिकल 390 को जो है
हटाया गया था, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था इस आर्टिकल के तहत, तो ये तो सही है। लेकिन अगर 370 को बिना संसद में किसी भी राज्य की सहमति के बिना हटा सकते थे तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, कब का हट गया होता। लेकिन ऐसा नहीं था, बिना राज्य की सहमति के इसको नहीं हटाया जा सकता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर होगा कि असर्शन ए तो सही है लेकिन रीजन आर जो है इसका गलत है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को दिया है। अब देखो 2019 में ये विशेष दर्जा जो दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ठीक है। विधानसभा की सहमति इसमें बहुत आवश्यक थी और वो सहमति मिली भाई 2019 में, राष्ट्रपति आदेश द्वारा इसको निरस्त किया गया था, यानी कि राष्ट्रपति का आदेश लगाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिसके बाद 2000 आर्टिकल 370 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा निरस्त किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो ये असर्शन एक में लिखा गया है। रीजन क्या है? लाहौर अधिवेशन के दौरान भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता होना चाहिए कि कौन इसके प्रथम अध्यक्ष थे, कब इसका गठन किया गया था, कहां पर इसका गठन किया गया था, कितने इसमें अधिवेशन हुए, कौन से अधिवेशन किस ईयर में किया गया, ये सारी चीजें मैं थ्योरी चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक ऊपर आई सेक्शन में लगा दूंगा, जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर है, क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं यूपीएससी तक में, यहां से क्वेश्चन बनते हैं भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहां देख लेते हैं कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो राइट आंसर क्या? देखो ध्यान दो यहाँ पर, 1929 में जो भी लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद में देखो, इसके बाद में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, होम रूल जो लीग की स्थापना की गई थी ना भाई, उसकी स्थापना की गई थी 1916 में। तो देखो दोनों स्टेटमेंट अलग हो गए हैं यहाँ पर। ये रीजन आर तो बिल्कुल गलत हो गया, ये कह रहे हैं कि लाहौर अधिवेशन के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था भाई? 1929 में हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट अलग हो गए, तो स्टेटमेंट ए तो सही है लेकिन रीजन आर जो है बिल्कुल सही नहीं है। और 1916 में होम रूल लीग में कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक, नाम ध्यान रखना, आपको सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक जो है, और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। बात क्लियर हो गई? तो यहां से आपको देखो काफी सारा थ्योरी वाला कंटेंट भी मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल रहे हैं, क्या पढ़ना है आपको एसएसटी में और किस प्रकार के प्रश्नों की हेल्प से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लो, क्वेश्चन मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एग्जाम से पहले आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, डेली बेसिस पर आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। असर्शन ए बोलता है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? 1858, ध्यान देना, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? शासन समाप्त हो गया था। अब रीजन देख लेते हैं। इस अधिनियम के बाद भारत का प्रशासन ब्रिटिश काउंसिल के अधीन हो गया था और भारत के गवर्नर जनरल को वाइस रॉय का पद मिला था। अब देखो कौन सा सही है और कौन सा गलत, अब आपको डिटेल अगर जानकारी है तभी आप कर पाओगे। तो देखो 1858 में भारत सरकार अधिवेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश काउंसिल को के अधीन आ गया था और भारतीय गवर्नर को वाइसराय का पद मिला था। रीजन आर भी सही है और असर्शन ए भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा कि गवर्नर जनरल को बाद में क्या बोला गया था भाई? वॉइस राइज का पद इसी अधिनियम के तहत ही मिला था। कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो असर्शन ए भी सही है और रीजन आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला जन आंदोलन था, तो ये स्टेटमेंट बोला गया है। अब रीजन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह में किसानों की प्रमुख समस्या और उनके पास भूमि का अभाव था, तो क्या ये सही है? अब आपको बताना है। तो देखो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, ये बात तो बिल्कुल सही है भैया, मान ली हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में। महात्मा गांधी ने ये भारत में पहला जन आंदोलन, काफी बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह में किसानों की प्रमुख समस्या और उनके पास भूमि का अभाव था, ये रीजन बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि क्या था यहाँ पे? नील की खेती के लिए, जो नील की खेती थी उसके ऊपर किया गया था चंपारण। नील की खेती के लिए
मजबूर किया जाना, नील की खेती के लिए मजबूर किया जाना, इसके अगेंस्ट जो है चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने। लेकिन ये नहीं था कि चंपारण सत्याग्रह में किसानों की प्रमुख समस्या क्या थी भाई, उनके पास भूमि का अभाव होना, ऐसा नहीं था। जबरदस्ती नील की खेती कराने के अगेंस्ट चंपारण सत्याग्रह लिया गया। तो स्टेटमेंट हमारा सी सही हो गया, असर्शन ए सही है, लेकिन रीजन आर जो है वो गलत है। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी लिया है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14। अब देखते हैं भाई, विधि का शासन जिसको क्या बोलता है, लॉ, रूल ऑफ लॉ, भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। क्या है ये, असर्शन है। रीजन क्या है, विधि का शासन का मतलब है न्यायपालिका ही सर्वोच्च शक्ति है और संसद का कोई अधिकार नहीं है। तो अब आपको राइट आंसर बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो देखो, विधि का शासन जो रूल ऑफ लॉ है भारतीय संविधान की एक मूल संरचना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। लेकिन रीजन आर इसकी व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल देखो क्या बोल रहे हैं, विधि का शासन का मतलब न्यायपालिका ही सर्वोच्च शक्ति है और संसद का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। इस तरीके से मोनोपोली नहीं हो रही है, ध्यान रखना आप। इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, लेकिन संसद का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। तो इसलिए रीजन आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। न्यायपालिका ही सर्वोच्च शक्ति है, ये तो सही है, लेकिन इसके साथ में इन्होंने ये जो जोड़ा है ना, संसद का कोई अधिकार नहीं है, ये गलत है भाई यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 15 के साथ। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन सेशन में दिया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत ने ब्रिटेन का समर्थन किया था, स्टेटमेंट दिया गया, रीजन पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन के साथ सहयोग के लिए अंतिम सरकार की स्थापना की थी। तो क्या ये सही है भाई, तो देखते हैं भाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन का समर्थन किया था, ये तो बिल्कुल सही कथन है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन के साथ सहयोग के लिए अनातिम सरकार की स्थापना की थी, ये बिल्कुल रीजन इसके लिए वैलिड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारतीय सरकार ने समर्थन का क्या किया था, लेकिन भारत ने ब्रिटेन का तो समर्थन किया था, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी तो उसने इस समर्थन का विरोध किया था भाई, ध्यान देना, इस समर्थन का विरोध किया था। और अनंतिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी, जो युद्ध के बाद की बात है। तो इसलिए रीजन आर जो है गलत हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन का समर्थन तो किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस समय पर, आईएनसी जो थी, उन्होंने ब्रिटेन के समर्थन का सहयोग नहीं, विरोध किया था। ठीक है, और 1946 में अंतिम सरकार बनी थी, अंतिम सरकार बनी थी की स्थापना हुई थी, और ये युद्ध के बाद की बात हो गई। तो रीजन आर तो गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी की ए तो सही है, लेकिन आर जो है गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन बोला जा रहा है हमारे साथ में, क्या ये सही है। रोलेट एक्ट भारतीयों को बिना मुकदमे के कैद करने का अधिकार देता था, बिल्कुल नहीं भाई, रोलेट एक्ट इसके बारे में कुछ नहीं कहता था। तो ऑप्शन नंबर डी असर्शन ए भी गलत है, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन किया था, नहीं। और आर इसका रीजन सही नहीं है, ये भी गलत हो गया यहाँ पर। तो रोलेट एक्ट का विरोध जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। जो रोलेट एक्ट था उसका विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में आए थे। लेकिन असहयोग आंदोलन का कारण क्या था भाई, जो मुद्दा था वो अलग था, वो अंग्रेजियों की न्यायपूर्ण जो भी नीतियां थी ना, उसके विरोध में असहयोग आंदोलन हुआ था, ना कि रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन आपका नहीं हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में हुआ था। असहयोग आंदोलन क्या था, जिसमें अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी ना, उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। तो असर्शन ए भी यहां पर गलत हो गया और रीजन भी यहां पर गलत हो गया। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत के राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठित करता है, या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाता है। तो असर्शन ए और रीजन आर के बारे में आपको बात करनी है क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत के राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भारतीय संविधान द्वारा किया गया था, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। भाई देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग कौन से ईयर में हुआ था, 1556 दे रखा है इन्होंने, जिसको टैली कर लेना, 1556 सॉरी 1900
इन्होंने 56 में हुआ था। जबकि जो भारतीय संविधान सभा का कार्य है वो 19 किस में जाता है, 1949 में जाता है। भारतीय भारतीय संविधान का जो कार्य 1949 में जाता है, और यहाँ पर पुनर्गठन जो किया गया है वो किस में किया गया है, 56 में किया गया है। तो इसलिए रीजन आर तो इसकी बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओ। यहाँ पर असर्शन ए तो सही है, लेकिन रीजन आर जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। भारत का खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के समर्थन में था। यह आंदोलन केवल मुस्लिम समुदाय का था और इसमें हिंदू नेताओं ने भाग नहीं लिया। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था ये पता होना चाहिए। तो देखो, खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन था महात्मा गांधी और कई हिंदू नेताओं ने भी किया था। तो भाई ये रीजन आर तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो गया। असर्शन ए तो सही है, लेकिन खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में था, ठीक है भाई, लेकिन यह आंदोलन केवल मुस्लिम समुदायों का था नहीं, इसमें भाई महात्मा गांधी जी ने भी साथ दिया था, काफी सारे हिंदू नेताओं भी थे। तो रीजन आर तो हमारा गलत हो गया, असर्शन ए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर चूज कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19। स्वतंत्र भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास का था। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाएं कई बार पूछी जाती है एसएसटी पेपर 2 में, सीटेट में। प्रथम योजना के दौरान उद्योग क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, ये रीजन दिया गया है। तो क्या रीजन सही है ये? तो देखो भाई, स्वतंत्र भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास के लिए था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन विकास का था उद्योग क्षेत्र पर, न कि उद्योग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये क्या बोले, प्रथम योजना के दौरान उद्योग क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया था, उद्योग क्षेत्र पर नहीं ध्यान दिया गया था। पंचवर्षीय योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि विकास का था, उद्योग पर नहीं था। तो इसलिए रीजन आर हट जाएगा और असर्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, असर्शन ए सही है, आर व्याख्या नहीं करता क्योंकि इन्होंने उद्योग की बात करी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के बारे में बात नहीं करके कृषि के बारे में ही बात हुई थी, कृषि विकास के बारे में बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20। गांधी जी का नमक सत्याग्रह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक आर्थिक विद्रोह था, या नमक पर कर ब्रिटिश द्वारा भारतीय जनता पर थोपे गए अन्यायपूर्ण करों में से एक था? क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? तो देखो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखो, गांधी जी का नमक सत्याग्रह ब्रिटिश समाजवाद के खिलाफ एक आर्थिक विद्रोह था, बिल्कुल सही है। और नमक कर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता पर थोपे गए अन्यायपूर्ण करों में से एक था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, आर जो है ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है यहाँ पर। तो ये थे भाई हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी तरीके के और क्लासेस अटेंड करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। काफी सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर 2 साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, साथ साथ हिंदी के लिए भी। तो पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, सी टेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।